नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग गाइस आप सबका यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके में वेलकम है। सो गाइस हम कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 फॉर सैम 1। ठीक है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, किसके लिए सिग्निफिकेंस है हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन। उसके बाद हमने किया था डेविएशन ऑफ बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, बोहर पोस्टुलेट का डेरिवेशन किया था हमने यूजिंग डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके, अगर आपने वो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो में आप वो जरूर देखें, फिर आगे वाले टॉपिक समझ आएंगे। उसके बाद आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं गाइस, वो देखो सबसे पहले हमारा है डिफरेंस बिटवीन मैटर वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और मैटर वेव्स है, उन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, डिफरेंस करेंगे। फर्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो वेव्स कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक और फिर वेव है ना। वो वेव्स जो किससे एसोसिएटेड है, किससे लिंक्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। नाम से ही पता चल रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से जो वेव्स हमारी लिंक्ड है उनको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कंडीशन क्या है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का उनके बीच में एंगल होगा। समझ आ गया। ओके, अब देखो वेव जो है हमारी वो किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड लिंक्ड नहीं होती। हो गया। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी रेडिएटेड इनटू स्पेस और एमिटेड। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, स्पेस के अंदर क्या कर सकते हैं हम, उनको रेडिएट भी कर सकते हैं और एमिट भी कर सकते हैं, बाहर भी निकल सकती है और अंदर भी आ सकती है। ठीक है, किसी भी मैटर के अंदर से या, ठीक है। लेकिन हमारी जो वेव्स, मैटर वेव्स होती हैं वो क्या कर सकती है, रेडिएट नहीं हो सकती, ना ही एमिट हो सकती किसी भी स्पेस से, किसी भी जगह से। हो गया। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, मूव करने के लिए। दे ट्रैवल इन फ्री स्पेस। वैक्यूम से भी वो क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ठीक है, मूव करने के लिए उन्हें कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। दे कैन मूव इन वैक्यूम ऑल्सो। लेकिन जो हमारी मैटर वेव्स हैं उनको मीडियम चाहिए मूव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल वेव्स ट्रेवल विद सेम वेलोसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या करती है, सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करती है। जितनी भी वेव्स हैं वो क्या करेगी, जो उनकी वेलोसिटी है वो क्या होगी, सेम होगी। सबकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। मैटर वेव्स कौन सी होती है, वो वेव्स जो क्या करेंगी, अलग अलग, सबकी क्या होगी, अलग अलग वेलोसिटी होगी, सेम नहीं होगी। उसके बाद देखो वेलोसिटी जो सेम बोल रहा है मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या होती है, सेम। वेलोसिटी सेम है तो क्या होती है, वेलोसिटी जो सेम है वो होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट से हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। इसके बाद इसकी जो वेलोसिटी होती है मैटर वेव की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, लेस होती है किससे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट से इनकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू c/v। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है लैम्डा का c/μ, यानी जो हमारा लैम्डा वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो ये होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है,
लेकिन हमारे पास मैटर वेव्स है जो क्या होती है, मैटर वेव्स की जो लैम्डा होता है वो किसके इक्वल होता है, h/m/v के इक्वल होता है। डी ब्रोगली इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की थी, जो लैम्डा आया था वो किसके केस में आया था, मैटर वेव के केस में आया था। अंडरस्टैंड? ओके, ये 4 5 हमारे क्या थे, डिफरेंस थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के और मैटर वेव्स के। समझ आ गया? उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हाइजेनबर्ग, उसके नाम से ये प्रिंसिपल बना, उसी ने बनाया तो उसी के नाम से ये प्रिंसिपल बन गया। क्या कहते हैं ये स्टेटमेंट, देखो इनकी, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी, या फिर हम मोमेंटम भी बोल सकते हैं, ऑफ माइक्रोस्कोपिक, किसके केस में, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी। यानी इन्होंने क्या बताया कि जो हम फाइंड आउट करते हैं पोजीशन किसी भी पार्टिकल की, किसी भी पार्टिकल मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, कोई भी मेरे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसकी पोजीशन वेलोसिटी, उसकी पोजीशन वेलोसिटी मैं कंप्लीटली एक साथ दोनों की एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। यही चीज़ बोली कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम साइमल्टेनियसली यानी एक साथ बोथ दोनों, एक साथ दोनों क्या क्या, पोजीशन और वेलोसिटी या फिर मोमेंटम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एग्जैक्टली एब्सोल्यूट एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल ठीक हमारे पास वैल्यू आए, वो चीज़ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ आया कि हम क्या है बताया इन्होंने, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन है इजी। क्या है डेफिनेशन, जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन है इजी, ध्यान से पढ़ना। दो चीज़ें याद करनी है कि क्या करोगे, फर्स्ट चीज़ हमें याद करनी है कि कोई भी हमने एक पार्टिकल लिया, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्या लिया, पहला माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी हम पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ एब्सोल्यूट करेक्टली या एब्सोल्यूटली, जो भी आपको वर्ड इजी लगे वो याद करना, हम उसकी करेक्टली वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते दोनों की एक साथ, पोजीशन की और वेलोसिटी की। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली का मतलब होता है दोनों की एक साथ एक ही टाइम पे, बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी एंड सर्टेनिटी। ओके, उसके बाद मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आता है हमारे पास। इसने देखो क्या दिया कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी अनसर्टेनिटी वर्ड यूज क्या कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को हम शो करते हैं डेल्टा एक्स। ये क्या है मेरे पास, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, क्या है डेल्टा एक्स जो है ये क्या है, अनसर्टेनिटी है इन पोजीशन, मल्टीप्लाई में डेल्टा पी क्या है, स्मॉल पी है मेरे पास, डेल्टा पी क्या है मेरे पास, ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं डेल्टा एक्स, ये तो मेरे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गया, एम डेल्टा वी, ये क्या होता है, मोमेंटम होता है डेल्टा पी। समझ आ गया? ये उसने क्या बोला कि क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं, ऑलवेज कांस्टेंट, इक्वल टू या फिर लेस देन, इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है और ये क्या है, लेस देन किसके, h/4 पाई। h क्या है, फ्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट था, क्या बोला स्टेटमेंट, मैथमेटिकली स्टेटमेंट समझ आ गया। उसके बाद मैथमेटिकली क्या बोल रहा है कि किसका, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स की मल्टीप्लाई और किसके साथ, मोमेंटम की डेल्टा पी, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट के लिए एक साइन यूज किया, यहाँ पे साइन याद रखना है, ये इक्वल टू या फिर लेस देन किसके, h/4 पाई, ग्रेटर नहीं होता, h/4 पाई की वैल्यू जो होती है चाहे तो इसके इक्वल होगी या फिर क्या आएगी, कम आएगी। समझ आ गया, ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है।
उसके बाद देखो, उसके बाद मेरा आया है कि जो हमारी प्रोडक्ट है किस किस की, पोजीशन की और मोमेंटम की, उसका मतलब क्या है? कॉन्स्टेंसी, द कॉन्स्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज मीन्स, मतलब अनसर्टेनिटीज में क्या मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, अगर मेरी वैल्यू क्या है डेल्टा एक्स, जो पोजीशन है मेरी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वो क्या है? स्मॉल है। ठीक है, पोजीशन की वैल्यू क्या है? स्मॉल है पोजीशन की वैल्यू। तो पोजीशन की वैल्यू अगर स्मॉल है तो उसको हम एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अगर मेरी डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? स्मॉल है, तो डेल्टा पी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी। ज़्यादा लार्ज होगी तो उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। सेम चीज़ अगर मेरी डेल्टा पी की वैल्यू कम है, स्मॉल है, डेल्टा पी की मोमेंटम की वैल्यू कम है, तो उसको हम एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। लेकिन डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी, और उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। समझ आ गया? जिसकी वैल्यू कम उसको हम इजीली मेज़र कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू ग्रेटर उसको हम इजीली मेज़र नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? ये हमारा मतलब रूल होता है किसका? कॉन्सिक्वेंसी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है, ओके, ये हेजनबर्ग खत्म हो गया। ठीक है, हेजनबर्ग में क्या क्या याद रखना है? स्टेटमेंट आपको याद करनी है कि हम पोजीशन और वेलोसिटी किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। समझ आया? फिर उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि किसका? प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन एच बाई 4 पाई। समझ आ गया? उसके बाद एक रूल है कि जो हमारा, अगर हमारा डेल्टा एक्स स्मॉल है तो हम इसको इजीली मेज़र, करेक्टली हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा पी को मेज़र नहीं कर सकते, लार्ज वैल्यू हो जाती है उसकी। अगर मेरा डेल्टा पी स्मॉल है तो डेल्टा पी को तो मैं करेक्टली मेज़र कर सकती हूँ, लेकिन डेल्टा एक्स की वैल्यू लार्ज हो जाएगी और उसको हम मेज़र करेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, यही तो हेजनबर्ग बोलता है कि एक को तो आप करेक्टली मेज़र कर सकते हो, लेकिन दोनों को एक साथ, बोथ साइमेंटेशनली, एक साथ हम करेक्टली मेज़र नहीं कर सकते दोनों की वैल्यू। यानी एक छोटा है, एक को करेक्टली मेज़र करोगे तो दूसरा लार्ज हो जाएगा और उसको नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये हमारा हेजनबर्ग प्रिंसिपल था। अब देखो क्वेश्चन आता है मेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेजनबर्ग। गाइस 6 मार्क्स में, 8 मार्क्स में पक्का आ ही जाता है क्वेश्चन, 8 मार्क्स में भी आ जाता है। ओके, विद दिस क्वेश्चन कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। देखो ये हमें पता है चीज़ कि जो एक एटम है ना, एट द बिगनिंग ऑल्सो मैंने ये आप सबको बताया था, एक एटम है, एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं, और क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। और बाहर क्या होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्वेश्चन आया कि जो प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, वो तो अंदर है न्यूक्लियस के, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर दिया भाई? क्या उनकी गलती है कि वो बाहर हैं? ठीक है, वो रीज़न हम डिस्कस करेंगे। ये किसने एक्सप्लेन किया? हेजनबर्ग ने एक्सप्लेन किया कि क्यों नहीं है। ओके, इससे हम प्रूव करेंगे हेजनबर्ग से। अब देखो कोई भी रेडियस मैंने ले लिया कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना है? 10⁻⁻15 मीटर है। समझ आ गया? यानी इलेक्ट्रॉन है, एग्जिस्ट कर रहा है विद इन न्यूक्लियस। मैंने अब ये चीज़ मान ली कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। प्रूफ हम क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, मान क्या लिया हमने कि कर रहा है। ठीक है, कर रहा है, तो मैंने जो पोजीशन है मेरी क्या आएगी? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो आएगी वो क्या आएगी? डेल्टा एक्स। क्या है? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो न्यूक्लियस का रेडियस है, यानी 10⁻⁻15, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद देखो मैंने क्या यूज़ किया? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने यूज़ कर लिया। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेट लेस देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है,
पी की जगह, डेल्टा पी की जगह क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जो वेरी करती है हमारी, क्या करती है, वेलोसिटी वेरी करती है ना। अब मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन का मास तो वेरी नहीं करता, क्या करती है, वेलोसिटी करती है और पोजीशन कर सकती है। तो देखो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये मास हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन का, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो गया। किसके है, इक्वल है, लेस देन है h/4 की। समझ आ गया। उसके बाद देखो क्या क्या वैल्यू वी निकाल लेंगे। वी हमें निकालनी है पोजीशन की, अनसर्टेनिटी हमें पता है 10⁻⁻15 है। मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास होता है। सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, ठीक है। देखो डेल्टा वी साइड रख लिया, बाकी इन दोनों को मैं नीचे ले आऊंगी, तो क्या हो जाएगा, h/4πm डेल्टा एक्स, है ना, ये आ गया। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे। एम की मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁻15 कर दिया मैंने, ठीक है। -10⁻⁻15 होता है, 1 इंटू कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वेलोसिटी निकालनी है। फ्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या थी, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 मेरा कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में मास की वैल्यू इंटू में पोजीशन, ठीक है। इनको पूरा कैलकुलेट करेंगे सबको वैल्यूज़ को, तो मेरी जो वैल्यू आएगी डेल्टा वी की, जो वो आएगी वो क्या है, डेल्टा वी की वैल्यू आई 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आई है। अब देखो स्पीड मतलब पोजीशन, जो वेलोसिटी है वो क्या आ गई, बहुत ज़्यादा लार्ज आ गई ना। लार्ज मतलब कैसे बोल सकते हैं कि लार्ज है, हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट बोल दिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल तो 3 इंटू 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड, तो इससे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ गई, बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई, किसके कंपैरिजन में, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट के केस में तो बहुत लार्ज वैल्यू है, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ आया, कैलकुलेट नहीं कर सकते, यही रीज़न होता है कि जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू लार्ज आ रही है एज कंपेयर टू लाइट की। डेट्स वाई आवर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, ठीक है। यही रीज़न होता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ आ गया, सिंपल सा था कि हमने क्या पहले क्या लिया, कि कंसीडर कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। पोजीशन आ गया हमारे पास, अनसर्टेन इन पोजीशन 10⁻⁻15, फिर हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और डेल्टा वी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है गाइस। डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ रही है, बहुत ज़्यादा लार्ज आ रही है, जिसको हम इजीली करेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ आ गया, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन क्रिएटिव स्टडी। थैंक्स अ लॉट।